अभी मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी और एकदम क्लियर भी आ रही होगी। मुझे एक बार फिर से आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं दिखाई सुनाई ठीक ठाक सी दे रही हूँ, तो फिर अपन शुरू कर सकते हैं। ओके। तो अपन कहाँ थे? अपन थे राणू जी सिंधिया पर, जो दक्षिण से यहाँ पर आ रहे थे। मैं बता रही थी कि सिंधियास को सबसे पहले स्टैब्लिश राणू जी शिंदे ने किया था। बेसिकली शिंदे से वो सिंधिया अपभ्रंश होता गया कुछ प्रोनाउंसिएशंस के कारण। कुछ लोगों में जो मिथ होता था कि नॉर्थ इंडिया में जितने लोग आए हैं वो सिंध से आए हैं, तो वो सिंध से सिंधिया हो गए। बहुत सारी मिथक हैं इस रेफरेंस में। लेकिन हम बात करें कि राणो जी का भी प्रभुत्व ऐसे कैसे बढ़ता गया और फिर सिंधिया अपने आप में एक इतनी बड़ी सी डायनेस्टी बनके कैसे आ गए। तो महाराष्ट्र का एक गांव है कांडेकर गांव, वहां पर मतलब गांव की जैसी व्यवस्था होती है कि एक दो लोग थे, एक दो लोग होते हैं जिनका प्रभुत्व होता है और लोग उनकी बात मानते हैं। तो ये जो थे मतलब राणो जी के पापा, वो उनमें से एक थे। मगर ये सारे के सारे अपनी उत्पत्ति राजपूतों से माना करते थे। तो इस कारण क्योंकि राजपूतों से उत्पत्ति थी तो उनकी रुचि युद्ध कला में, वॉर में, डिप्लोमेसी में, इन सारी चीजों में बहुत होती थी। तो उन लोगों ने कोशिश की कि मराठों की जो सेना होती है उस सेना में वो भर्ती हो गए। तो जो राणो जी के पिताजी थे वो बालाजी पेशवा जो थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उनकी आर्मी में एज अ सैनिक भर्ती हुए थे। लेकिन उनका युद्ध कौशल इतना अच्छा था और वो इतने इतने पराक्रमी थे कि उनका प्रमोशन होते होते सैनिक से सेनापति पे हो गए। सेनापति से जो सेना का मुख्य कमांडर होता है, मतलब सेनापति से भी एक ऊपर वाला, कई सारे सेनापति होते हैं, उनका भी एक होता है, तो उसमें पहुंच गए वो। और ऐसे होते होते वो एक तरह से एक टाइम पर आकर पेशवा बालाजी विश्वनाथ के एकदम दाएं हाथ बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। तो फिर होता यह था कि बालाजी विश्वनाथ जहां भी जाया करते थे उनको अपने साथ ले जाया करते थे। उसी समय ये राणो जी भी बड़े हो रहे थे, तो इनकी भी बालाजी विश्वनाथ से बहुत अच्छी पटने लगी। अब ये बालाजी विश्वनाथ कौन थे? तो ये बालाजी विश्वनाथ थे अपने बालाजी बाजीराव, जिनकी मूवी आई थी, उनके पिताश्री। अभी बालाजी बाजीराव भी अपनी कहानी में एंट्री लेने वाले हैं। तो राणो जी से ये सारी कहानी शुरू होती है अलग से सिंधिया के बनने की। अब आप फटाफट से, अगर आप चाहें तो आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज बस सुन लीजिए कि इस नाटक की कहानी में कौन कौन से किरदार आने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने आएंगे यही राणो जी। राणो जी के फिर चार बेटे होते हैं, जयप्पा, दत्ताजी, ज्योतिबा और महादजी। महादजी जो होते हैं वो इनके छोटे से बच्चे, मतलब सबसे छोटे बेटे होते हैं। और जो बाकी के तीन होते हैं यानी जयप्पा, दत्ताजी और ज्योतिबा, ये तीनों बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत अच्छे कुशल योद्धा होते हैं और तीनों के तीनों पानीपत की वॉर में मारे जाते हैं। ठीक। अब जो इनका पहला बेटा था जयप्पा, उनका पुत्र आता है जनकोजी फर्स्ट। लेकिन वो भी एक वॉर में, मैं वो आपको कहानी में आगे बताऊंगी, वो भी मारा जाता है। तो इनके एक तरह से रणको जी के तीनों पुत्र मर गए। सबसे बड़े पुत्र का जो पुत्र था यानी जनको जी फर्स्ट था, उसका भी देहावसान हो गया। तो अब बचते हैं सबसे लास्ट वाले, सबसे छोटे वाले महादजी सिंधिया। अब ये हमारे मेन हीरो हैं। इन्होंने एज अ राजवंश सिंधियाओं को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। इन्होंने इतने बड़े बड़े से काम किए कि एक टाइम पे बोला जाने लगा था कि भारत का पूरा शासन सत्ता अगर कोई संभाल रहा है तो वो ये संभाल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी सी उपाधियां मिली थी। जो शाह आलम था उसको इनके हाथ की कठपुतली कहा जाता था। बहुत सारी बातें इनके बारे में भी। तो रणको जी के चौथे बेटे, सबसे छोटे वाले महादजी, इन्होंने गद्दी संभाली और इतनी दम से संभाली कि सबसे सशक्त राजवंश बनकर भारत के ऊपर उभरने लगे। फिर क्या हुआ कि महादजी के पुत्र आए दौलत राव। अब दौलत राव के साथ आपको उनकी पत्नी के ऊपर भी गौर फरमाना पड़ेगा। उनकी शादी हुई थी बैजाबाई के साथ। बैजाबाई बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल कर आएंगी इसमें, मतलब आपको बिल्कुल सीरियलों वाली फील आ जाएगी इनके बारे में सुन के। तो महादजी के पुत्र हुए दौलत राव, जिनका विवाह हुआ बैजाबाई से। इनका एक पुत्र हुआ माधव राव फर्स्ट, जो पैदा होते ही कुछ एक दो सालों में मर गया। फिर इन्होंने गोद लिया जनकोजी राव सेकंड को, क्योंकि इनके पहले वाले जो राजा थे वो जनकोजी फर्स्ट थे और ये राजवंशों का होता ही है, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ये जनकोजी राव द्वितीय इन्होंने गोद लिया।
अब जनकोजी राव द्वितीय और ताराबाई की शादी हुई। ताराबाई का भी थोड़ा सा रोल आपको सिंधियास की इस पूरी कहानी में देखने को मिलेगा। इनके भी कोई पुत्र नहीं हुआ, क्षेत्रज पुत्र नहीं हुआ, तो इन्होंने भी एक पुत्र को और गोद लिया, उसका नाम हुआ फिर जयाजी। अब ये जो जयाजी हैं यही 1857 वाले हैं जिनकी पूरी कहानी को हम बहुत बड़ा सारा एग्जेग्रेट करके देखते रहते हैं। जयाजी के पुत्र हुए माधवराव सेकंड। अब ये जो माधवराव सेकंड थे, इनको माना जाता है सिंधिया वंश के आधुनिकीकरण और पूरे ग्वालियर को एस्टैब्लिश करने वाला राजा। बहुत विजनरी लीडर थे। मतलब आज भी आप जब इस क्षेत्र में आते हो जहां सिंधियाओं का प्रभुत्व है, तो एक नाम आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई जाने या ना जाने, माधव महाराज। तो ये जो माधव महाराज के नाम से फेमस है वो ये माधवराव सिंधिया द्वितीय हैं। माधवराव सिंधिया की जो द्वितीय है उनकी भी दो रानियां थी। एक थी चिंकू राजे, ये सच में बड़ी मजेदार थी। इनकी 4 फीट की हाइट थी और इन्होंने अलग से अपना एक दरबार सिस्टम एस्टैब्लिश करके रखा था। मतलब उस समय पे महिलाओं को इकट्ठा करके उनका ग्रुप डिस्कशन होता था पॉलिटिकल मुद्दों पे। और बहुत अच्छी शासिका थी, बहुत अच्छा दिमाग था इनका। पर दिक्कत ये थी कि इनके ये जो बुद्धि चातुर्य की तारीफें हैं वो सब तरफ फैली हुई थी कि चिंकू जी ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं। तो हमारे माधव महाराज ने सोचा कि इतनी अच्छी हैं तो अब तो विवाह इन्हीं से किया जाएगा। तो अब इनका विवाह फिक्स हो गया। अब पहले के टाइम पे सीधे विवाह में देखा जाता था। अब विवाह जब हो रहा था तो उन्होंने देखा इनकी तो हाइट 4 फीट है, तो उस समय थोड़ी सी गड़बड़ हुई। मगर फिर विवाह हुआ और फिर ये हुआ कि पूरा का पूरा फर्नीचर अलग से उनके लिए बनाया गया क्योंकि वो बहुत अजीब होता था। तो माधव महाराज जो थे हमारे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक थी ये चिंकू राजे, दूसरी थी गजरा राजे। गजरा राजे का ऐसा कुछ खास उल्लेख हमें नहीं मिलता, उनका ऐसा कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं था। हाँ, बस ग्वालियर में वर्तमान में एक हाई स्कूल है गजरा राजे कन्या विद्यालय करके। फिर माधवराव और चिंकू राजे ने एक पुत्र को गोद लिया था, वो थे जिवाजी राव। जिवाजी राव और जो गजरा राजे की पुत्री हुई वो थी कमला राजे। तो एक तरह से ये जिवाजी राव और कमला राजे भाई बहन थे और इतना अच्छा बॉन्ड था ना इन दोनों ब्रदर सिस्टर में कि जब तक कमला राजे की शादी नहीं हुई थी इनका बड़ा अच्छा हस्तक्षेप हुआ करता था राज दरबारों में, अपने भाई के निर्णयों में, अपने पापा के निर्णयों में। तो बस ये जो जिवाजी राव और कमला राजे वाला कालखंड आया, बहन की शादी हो गई थी अक्कलकोट के राजा से और शादी के सिर्फ 8 दिन के बाद एक रोड एक्सीडेंट में कमला राजे की डेथ हो जाती है। उस समय भी लोगों में इतनी मोरालिटी थी कि भले ही ये राजवंश दहेज लेते थे, देते थे, मगर जब कमला राजे की शादी के 8 दिन के अंदर ही डेथ हो गई तो जो अक्कलकोट का राजा था, यानी जहां कमला राजे की शादी हुई थी, वो एक एक सिक्का, एक एक गहना, एक एक साड़ी, सारा सब कुछ इनको वापस करके गया सिंधियास को। लेकिन शिवाजी राव अंदर अंदर गिल्ट थे कि अरे मेरी बहन की शादी मैंने की थी और फिर वो मर गई। तो वो उस गिल्ट में थे, तभी एक सरप्राइज आ गया कि इंडिया आज़ाद हो गया। तो 1947 का जो सिग्नेचर था देशी रियासतों का, वो हमारे जिवाजी राव ने किया। और अब जब देश आज़ाद हो गया तो फिर राजनीति शुरू हो गई। पहले राष्ट्रभक्ति हुआ करती थी, अब राजनीति होने लगी। तो हमारे जो वंश थे, ये राजघराने थे, वो किसी भी चीज में पीछे रहने वाले तो होते नहीं है। फिर शिवाजी राव के बाद धीरे 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 इस वंश का राजतंत्रीय से लोकतंत्रीय होना चालू हुआ और लोकतंत्र में फिर इन्होंने पार्टियां ज्वाइन करना शुरू कर दी। फिर तो मतलब स्वतंत्रता के बाद की कहानी तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया से लेकर अभी तक जो घट रही है वो हम सब देख ही रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से सिर्फ नाम आपके सामने रिपीट कर देती हूँ कि हमारी कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं और उनका मुख्य सन क्या था। राणोजी सिंधिया को हम देखेंगे 1731 से 1745 के बीच। फिर जयप्पा को देखेंगे 1745 से 1755। जनकोजी राव को देखेंगे 1755 से 1761। फिर महादजी, जिन्होंने इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में शुरू किया, महादजी सिंधिया थे 1768 से 1794 तक। एक तरह से कालखंड भी इन्हें खूब मिला, भरपूर मिला चीजों को करने के लिए। महादजी के बाद आते हैं दौलत राव 1794 यानी 1794 से 1827। जनकोजी राव सेकंड आते हैं 1827 से 1843। उसके बाद आते हैं जयाजी, तो 1845 से 1886। जयाजी के बाद माधव महाराज यानी माधवराव द्वितीय
1886 से 1925 तक। फिर 1925 से 1961 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस के मीनवाइल आते हैं आपके जिवाजी राव। जिवाजी राव के बाद आते हैं माधवराव थर्ड, जो 2001 से रहे थे, मतलब 2001 तक रहे थे, 1961 से। और फिर 2001 में इनकी डेथ हो गई और उसके बाद से हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी तक काबिज हैं। इनका भी एक पुत्र है महाआर्यमन सिंधिया। अब वो जब जहाँ सत्तारूढ़ होंगे तब की तब अपन बात करेंगे। तो फिलहाल इतनी से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग प्रोफेशनली ना तो सैनिक थे शुरू से और ना ही राजा थे। गांव के प्रधान से इनकी जर्नी शुरू हुई। मतलब आप जब एग्जाम्पल देते हो ना कि बहुत बड़े बड़े लोग आम इंसान से खास इंसान बन जाते हैं, राजवंशों का भी कुछ कुछ ऐसा होता है। मतलब कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे आप अपनी प्रतिभा के दम पे, कैसे आप अपनी बुद्धि चातुर्य के दम पे अपना पूरा साम्राज्य का साम्राज्य खड़ा कर देते हो, और सिंधियास ने वो चीज दिखाई है हमें। तो उस गांव से शुरू होके सैनिक, सेनापति, फिर उनके बालाजी विश्वनाथ के दाएं हाथ बाएं हाथ से ये कहानी शुरू होती गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि मतलब मेरे जहन में तो आता है कि अच्छा खासा साउथ में मराठाओं का सब कुछ एस्टैब्लिश था, क्या ही जरूरत थी उनको यहाँ उत्तर की तरफ आने की। पर जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम इन लोगों को ये लग रहा था कि दिल्ली को अगर जीत लेंगे तो पूरे भारत पे हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। फिर हमें ये जो छोटे छोटे किंगडम से हमें लड़ना पड़ता है, कभी दक्कन के सुल्तानों से, कभी किसी से, कभी किसी से, तो वो सब नहीं लड़ना पड़ेगा, एक बार दिल्ली जीत लेते हैं। उस समय दिल्ली की स्थितियां भी कुछ डावाक डोल सी थी। औरंगजेब ऑलमोस्ट अपने डाउनफॉल पर था। मराठाओं से वॉर, मराठा एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे, तो इनका उत्तर की तरफ आना होता गया। अब क्या हुआ था, जब ये राणोजी अपनी विजय अभियान पे निकले थे तो ये उस विजय अभियान के बीच में उज्जैन में पहुंचे थे। अब उज्जैन आके इन्हें वो राम मंदिर का इशू बहुत सारा चला है। ऑलमोस्ट सेम कहानी है, और ये सेम कहानी मिलती है आपको ऑथेंटिकली जो राजमाता विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा है राजपथ से लोकपथ पर, उसमें उनके अनुसार जब राणोजी वहां पर आए थे, वहां उन्होंने देखा कि जो महाकालेश्वर का मंदिर है उसे इल्तुतमिश ने तोड़वा दिया था। उस समय शिवलिंग को कहीं छुपा दिया पंडितों ने, और उसके बाद उस मंदिर के ही अवशेषों से औरंगजेब ने वहां पे मस्जिद बनवा दी। अब राणो जी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ बंगाल की तरफ जीतने, और मैं लौट के आऊं तब तक उज्जैन में ये एक मंदिर बना होना चाहिए। तो वो मंदिर वहां पर जब वो वापस आए तब तक बन गया था। उन्होंने बढ़िया पूजा अर्चना की। फिर उन्होंने ये जो सिंहस्थ कुंभ वहां उज्जैन में स्टार्ट होता है वो भी सिंधियास ने स्टार्ट करवाया था, और तब से अब तक कंटिन्यू वो चल ही रहा है। यहाँ पर एक कहानी आती है कि जो सिंधियाओं का राज चिन्ह है सर्प और सूर्य का, कुछ लोगों का मानना है कि वो महाकाल से ही आया है। क्योंकि जब आप पता नहीं आप में से कितने लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं, उनकी जो जलहरी है वहां पे वही का वही चिन्ह एज इट इज बना हुआ है। तो वैसे वर्षा कहानी चलती है। कुछ कहते हैं कि उस चिन्ह से इन्होंने अपना राज चिन्ह लिया, और कुछ कहते हैं क्योंकि इनका राज चिन्ह था और इन्होंने वो मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाया तो वो वहां पर इसलिए उन्होंने बनवा दिया अपनी निशानी के तौर पर। बहरहाल राणू जी वापस आए, उन्होंने वहां पूजा अर्चना की, ये सब किया, और उज्जैन से थोड़ी ही दूरी पर एक स्थान है, वहां पर आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। अब राणू जी के बाद जब जयप्पा शासक बने तो जयप्पा ने बहुत विजय की। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट राजस्थान जीत लिया था, हरियाणा और दिल्ली के बहुत सारे इलाकों पे उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मगर जो इंसान जितना पराक्रमी होता है, जो जितनी जगह जीतता है, उसके उतने दुश्मन बढ़ते जाते हैं। और उस समय तो ये बहुत ही आम सी बात हुआ करती थी कि किसी ने किसी को छल से मार दिया। तो अपने जयप्पा जी को भी राजस्थान के नागौर जिले के एक शासक थे, उन्होंने मार दिया छल से। अब क्या हुआ कि जब वो छल से मार रहे थे तो इनके जो बाकी के भाई थे उनको ये चीज पता चल गई, बड़ी बुरी लग गई। मतलब एक तरह से टशन टशन दुश्मनी दुश्मनी सी बन गई। इनके जो भाई थे, मतलब जयप्पा के भाई दयत्ता जी, वो उस समय मतलब जब जयप्पा का यहाँ पे ये षड्यंत्र बुना जा रहा था उनकी मृत्यु का, उस समय उनके जो भाई दयत्ता थे वो यूपी और बिहार की कमान को संभाले हुए थे। और उनका काम था जो रोहेले हैं, जिसे आज का रोहेलखंड वाला एरिया बोला जाता है, तो रोहेलों को रोकना। मतलब रोहेले उस समय बड़े आक्रामक हुआ करते थे और इनकी जागीरें छीनना चाहते थे। सबको इस सत्ता की भूख होती है, शुरू से अभी तक कहानी एक सी है, बस कभी लोकतंत्र हो जाता है, कभी राजतंत्र हो जाता है।
है। तो दयाता जी वहां पर रोहेलों को रोकने में लगे हुए थे और यूपी बिहार का काम संभाल रहे थे। जब यहाँ पर जयप्पा जी मरे तो दयाता जी यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के कारण वो यूपी और बिहार खाली छूट गया, तो रोहेलों ने वहां पे अपना इन्वेजन करना शुरू कर दिया। इस तरह से कुछ पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। कुछ ये था कि उस समय बहुत अच्छे इनके पास नेतृत्व नहीं था। ये लोग खुद ही जो सेनापति थे, मतलब खुद जो जयप्पा और दयाता थे, वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे कमांडर थे, मगर बाकी के उतने लोग नहीं थे। तो थोड़ी चीजें इनसे हाथों से निकलती गई। लेकिन क्या हुआ कि जो रोहेलखंडों का अभियान दयात्ता ने शुरू किया था, उस अभियान को रोका, मतलब रोहेलों को रोकने का काम करा हमारे द रियल हीरो महादजी सिंधिया ने। ठीक है। अब ये जो थे जयप्पा के बेटे जनको जी, है ना, मतलब जयप्पा चले गए, दत्तो जी चले गए, दयात्ता चले गए। अब आते हैं जनको जी यानी जयप्पा के बेटे। ये भी बहुत बड़े वाले सेना के कमांडर थे और बहुत अच्छे थे। तो इनको स्पेसिफिकली भेजा गया था अफगानिस्तान की विजय के लिए, अब्दाली से वॉर करने के लिए, अहमद शाह अब्दाली। तो इन्होंने अफगानिस्तान को जीता और मतलब इतने विजनरी थे उस समय, इन्होंने इतनी गणित लगा लिए थे कि अफगानिस्तान जीत लिया है, देखो मराठे यहाँ से कर नहीं पाएंगे, पास में ईरान दिख रहा है, तो चलो बांट लेते हैं। तो इन्होंने ईरान और मराठों के बीच अफगानिस्तान को बांट दिया था। लेकिन उस समय क्योंकि मराठों में आंतरिक कलह कम नहीं चल रही थी, सब आपस में भी लड़ना होता है, दूसरों से भी लड़ना होता है, हमारे इंडिया में ये शुरू से रहता है। तो सदाशिव राव भाऊ जो उस समय के थे, उन्होंने इनको वापस बुला लिया, जनको जी को वापस बोल दिया कि तुम ठीक है अफगानिस्तान जीत लिया, ये जो सेटलमेंट कर दिया, अब वापस आ जाओ। तो जनको जी अपने वापस आ गए। अब जैसे ही आपका फ्रंट खाली होता है, दुश्मन तो तैयार रहता है आपके साथ आने के लिए। तो जनको जी के पीछे पीछे अब्दाली भी चले आए। अब अब्दाली आ गए, जनको जी आ गए, सब इंडिया में ही आ गए थे। फिर याद, मतलब मैदान तो घर में ही है पानीपत का, तो हो गया पानीपत का वॉर। और उसमें फिर ये जो रनको जी के तीनों पुत्र थे, प्लस जो जयप्पा के पुत्र थे जनको जी, इन सब की शहादत हो गई। जो शहादत की बात हमने की, मतलब उसमें कुछ चीजें हैं जो इतिहासकारों में मतभेद रखती हैं। कुछ का कहना है कि वो डिप्लोमेटिक हार थी, कुछ का कहना है कि वो रण क्षेत्र में जब मर रहे थे उस समय डुप्लीकेट मर रहा था, वो नहीं मर रहे थे, लेकिन फिर वो कभी बाद में बाहर निकल के नहीं आया। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारी है। लेकिन हुआ ये कि इन तीनों चारों का वहां से काम खत्म हो गया और इस पानीपत के वॉर से शुरू होते हैं महादजी सिंधिया, जिन्होंने सिंधियास को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो ये जो महादजी सिंधिया थे, ये पानीपत के वॉर में ये भी थे साथ में उन सब के, पर बाकी सब जितने ज्यादा हताहत हुए थे, ये थोड़े से कम इंजर्ड थे। इनको एक भिश्ती था, उसने उठाया, इनका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। और जिसे कहते हैं जमीन से उठकर आसमान तक खड़े होना, तो महादजी ने वो सफर तय किया था। उस हताहत हालत से एक इतने बड़े वंश की स्थापना महादजी ने कैसे की, वो एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सी कहानी है, मगर हमारे एग्जाम के लिए वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हुआ ये था कि महादजी इतने शक्तिशाली होते जा रहे थे कि जो दिल्ली के गद्दी पे उस समय बैठा था शाह आलम, वो इनसे पूछे बिना पत्ता भी नहीं हिलाता था। मतलब क्योंकि अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण इसके पीछे ये था कि जब पानीपत के वॉर में महादजी ये सारी चीजें देख रहे थे ना, तो उनके दिमाग में ये था कि अगर आज के समय में आपको शक्तिशाली बनना है तो आपके पास एक बहुत सुगठित और बहुत सुदृढ़ आर्मी होनी चाहिए। आपके कमांडर कितने जोशीले हैं, कितने अच्छे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता, आपकी आर्मी का संगठन कैसा है वो मैटर करता है। तो महादजी की जो सेना थी, वो आज तक के इतिहास में जितने भी भारतीय राजाएं हैं, टीपू सुल्तान के अलावा पूरे इंडिया में सेकंड द बेस्ट आर्मी का गठन महादजी सिंधिया ने किया था। महादजी शिंदे ने किया था एक्चुअली, शिंदे से वो सिंधिया बाद में होते गए थे। तो फ्रेंच का उन्होंने सहयोग लिया, बाकी यूरोपियंस का उन्होंने सहयोग लिया। जो बाहर के जहाज होते थे, जो नए नए हथियार होते थे, उन सबको साथ मिला के इतनी विशाल, इतनी आधुनिक, इतनी सैन्यकृत सेना का उन्होंने गठन किया कि आसपास के आधे लोग तो ऐसे ही खौफ खाए रहते थे। तो महादजी का जो प्रभुत्व था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था उनकी सेना का, और उनकी सेना को कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनके उस विजन का। आली जहां वकील मुताबिक, ये दो खिताब शाह आलम ने उन्हें दे रखे थे। इनका मतलब ये होता था कि कहीं भी वो फंसता था ना, तो महादजी को आगे कर दिया जाता था, चाहे वो कोर्ट के मैटर्स हों
या फिर वो वॉर के मैटर्स हों। मतलब एक बात बोली जाती है महादजी के संबंध में कि अकबर को जिस चित्तौड़ को जीतने में 15 दिन लगे थे, महादजी ने उस चित्तौड़ को सिर्फ 6 दिन में जीत लिया था। तो वो इतने कुशल व्यक्तित्व थे। और जब इतना कुशल कोई व्यक्ति आपके सर पर खड़ा होता है तो आप उससे थोड़ा सा डर के रहते हो। तो हमारे शाह आलम भाई साहब भी इनसे थोड़ा डर के रहते थे और इनकी बातों को माना करते थे। इनका इतना प्रभुत्व था कि ऐसा लगने लगा था कि मराठा मराठा नहीं है, अब तो ये महादजी ही हो गए हैं। मतलब मराठों का जो एक उत्कर्ष पीरियड था, बहुत सारे डाउनफॉल के बाद, हारों के बाद, वो महादजी के कारण आया। मगर ऑनेस्टी देखो कि आपके पास इतना प्रभुत्व था, आप चाहते तो पूरे मराठा साम्राज्य के कह सकते थे कि अब मैं ही हूं। मगर नहीं, उस समय तक भी ये पेशवाओं के अंडर ही रहते थे और ये उनको टाइम टाइम पर अपने कुछ उपहार, कुछ टैक्सेस और ये सारी चीजें देते रहते थे। तो ऑनेस्टी भी जिंदा थी उस समय तक लोगों के अंदर। तो महादजी ने ये सारी चीजें की, फ्रेंच और यूरोपियन आर्मी मिलाई। जब उज्जैन से ये लोग शासन कर रहे थे तो मराठों की एक व्यवस्था आपने पढ़ी होगी, उनके कर होते थे चौथ और सरदेशमुखी। तो जो चौथ वसूलने का काम होता था वो आसपास आपके साम्राज्य की जो छोटी रियासतें हैं या फिर जो एरियाज हैं वहां से होता था। तो ग्वालियर इज वन ऑफ दम चौथ। महादजी को चौथ लेना होती थी ग्वालियर से। अब क्या था, ग्वालियर के पास है एक जगह गौहद। उस गौहद में रहते थे जाट राजा। मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि कुछ साल पहले तक अगर हम बात करें तो ग्वालियर के जो भिंड मुरैना की चीजें होती थी ना, कि कब्जा कर लिया, लूटपाट कर ली, वो थोड़ी थोड़ी वहां से शुरू हो जाती हैं। तो गौहद के जाट राजा हर थोड़े थोड़े दिनों में आ जाते थे और ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लेते थे, ग्वालियर के किले को हथिया लेते थे। खबर पहुंचती थी सिंधिया पे, उज्जैन तक, फिर वो बेचारे वहां से आते थे, फिर इनसे खाली करवाते थे। तो ऐसी 3-4 बार चीजें होती गई। अब खाली तो करवाना ही था क्योंकि आपको चौथ वसूलनी है ग्वालियर से। तो महादजी ने क्या किया कि जाट राजा जितने भी थे उन सब से ऐसा एक टाई अप बनाने की कोशिश की। ऑफिशियल संधि नहीं थी कि इतने सालों तक तुम इसमें आक्रमण नहीं करोगे, तो उतने साल शांति रही। लेकिन उसके बाद फिर से वो आक्रमण चालू हो गए। तो फिर जो इनके बेटे आते हैं दौलत राव, उन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर परमानेंटली ट्रांसफर कर लिया था। उन्होंने भीम सिंह जाट के साथ उनका युद्ध हुआ था। और फिर क्या हुआ, यूजुअली ये लोग क्या करते थे कि जिससे युद्ध हो रहा है उसे उसकी टेरिटरी में वापस भेज देते थे और छोड़ देते थे कि बस हमारी जगह खाली कर दो। इस बार उन्होंने कहा नहीं यार, ये बहुत हद हो गई है, तुमने पापा को भी बहुत परेशान किया था, मेरे को भी बहुत परेशान कर लिया, मतलब बार बार ही चले आते हो, इनको तो पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। तो गौहद जहां जाट थे, ग्वालियर के साथ साथ उन्होंने गौहद को भी जीत लिया। तो बेचारे जाटों को कहीं कुछ ऐसा प्रश्रय नहीं मिल पाया, तो वो एक सरदार सामंत की भांति रह गए। सबसे अच्छी चीज जो मराठों की मुझे लगी पढ़ने में वो ये थी कि मतलब उस आत्मकथा में भी लिखा है और बाकी रेफरेंस बुक्स में भी, कि जब भी इनका किसी राजपूत राजाओं से युद्ध होता था तो ये खुश नहीं होते थे। इनको कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि हम सब आपस में ही लड़ रहे हैं। बल्कि महादजी की तो जो माँ थी वो हाड़ा राजकुमारी हुआ करती थी। तो राजपूतों के लिए इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था। वो सॉफ्ट कॉर्नर के कारण कभी भी इन्होंने किसी की रियासतें हड़पी नहीं। इवन 1957 1857 के रिवोल्ट के बाद भी जो ब्रिटिशों का इनके पास फरमान आया था कि जिन जिन ने हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया है आप उनकी रियासतों को ले लो, इनने ले ली थी और फिर बाद में दे दी थी। तो थोड़े से ना सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग थे ये। फिलहाल हम थे महादजी पे। तो महादजी ने जाटों के साथ ऐसा एक सेटलमेंट बनाया, अपनी बहुत अच्छी सी आर्मी बनाई, शाह आलम के साथ रहे। जो एंग्लो मराठा वॉर थे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, आप महादजी के कारण ही जीत पाए थे मराठा, क्योंकि उनने रण कौशल नहीं, उसके अलावा जो डिप्लोमेसी दिखाई कि किस राजा के साथ कब कहाँ बात करनी है, किसको कैसे मनाना है। जब एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो रहा था, ये थे गुजरात की तरफ, गुजरात से कैसे इन्होंने पूरे इंडिया को मैनेज किया। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का पूरा जीतने का क्रेडिट जाता है महादजी सिंधिया को, ऑथर्स के अनुसार भी। मतलब बहुत सारे बातों पर मतांतर होता है, इस बात में कहीं कोई मतांतर भी नहीं था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हार जाते हैं हम, और उसमें महादजी भी चले जाते हैं हमारे पास से। और उसके बाद फिर आती है हमारे सामने इनकी संतान यानी दौलत राव। दौलत राव ने राजधानी को ग्वालियर ट्रांसफर किया, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, ग्वालियर की एक स्पेशल बात यह है कि दिल्ली और आगरा दोनों के ये बहुत पास है। तो हम सब की क्लास में एक ना एक ऐसा दोस्त या एक ना एक ऐसा बच्चा होता है ना जो हमारे किसी खास काम का नहीं होता,
मगर हम चाहते हैं कि वो किसी और के काम भी नहीं आए, है ना। तो ये जो वो खास बच्चा ग्वालियर था। तो दिल्ली के करीब होने के कारण, आगरा के करीब होने के कारण लोगों को लगता था कि हाँ, ग्वालियर पे हमारा आधिपत्य होना चाहिए। मजेदार बात पता क्या है, जब आगरा की साइड और मतलब इन सारी जगहों पर सिंधिया का आधिपत्य था, तो सिंधिया लोग ताजमहल को एज अ गेस्ट हाउस यूज किया करते थे रुकने के लिए, उनके जो स्पेशल मेहमान आते थे उन्हें रुकाने के लिए। तो ताजमहल वॉज अ गेस्ट हाउस वंस अपॉन अ टाइम। खैर, दौलत राव ने जब ग्वालियर में ट्रांसफर की अपनी राजधानी, देखो जैसा मैंने मतलब स्टार्टिंग में कहा था कि अगर पापा बहुत अच्छे हैं तो बेटा उतना अच्छा नहीं होगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम सापेक्षिक रूप में देखते हैं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो महादजी जितने पराक्रमी थे, ऐसा कहा जाता है कि दौलत राव उनकी विरासत को उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं संभाल सके। उसके पीछे का रीजन ये था कि महादजी डिप्लोमेट भी बहुत अच्छे थे और दौलत राव डिप्लोमेट उतने अच्छे नहीं थे। उनकी सीधी सीधी लड़ाई हो जाती थी होलकर्स के साथ, पवार्स के साथ। जो आपस में इनकी कलह मची, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कह लें या अपने आप को ऊंचा उठाने की होड़ कह लें, उसके कारण दौलत राव के बहुत सारे शत्रु पैदा हो गए। सिर्फ शत्रु अपने अपने अंदर पैदा नहीं हुए, उस समय अंग्रेज अपने प्रभुत्व में आने लगे थे। तो वेलिंगटन, जिसने बाद में जाके नेपोलियन बोनापार्ट को भी पराजित किया, उसके साथ अहमदाबाद में दौलत राव का युद्ध हुआ। अहमदाबाद इनके हाथ से चला गया। फिर इनकी एक संधि हुई थी, सुरजी अर्जन की संधि। उस सुरजी अर्जन की संधि के तहत इन्होंने आगरा का प्रदेश, दिल्ली का कुछ हिस्सा और उत्तरी यूपी के कुछ भाग वो भी दे दिए। तो ऐसे करते 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 इनकी टेरिटरी कम होती चली गई। मतलब दौलत राव उतना बड़ा साम्राज्य नहीं संभाल पाए जितना बड़ा साम्राज्य उन्हें उनके पिताजी ने दिया था। अब ये जो सुरजी अर्जन की संधि है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी, आगरा, दिल्ली और कुछ उत्तर प्रदेश की हिस्सा अंग्रेजों को दिया। ये पहली संधि थी सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में। एक तरह से आपने कहीं ना कहीं ब्रिटिशों को अपना अधिपति मानना शुरू कर दिया। मतलब अधिपति कहना शायद उतना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि आप उनके अंडर नहीं थे, पर कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा प्रभुत्व संपन्न थे, ये बात इससे सिद्ध हो जाती है। तो यहां से ब्रिटिशों का सिंधिया के ऊपर इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जब मतलब ये सारी संधियां हो रही थी ब्रिटिश से, मराठों में अभी भी आंतरिक कलह चल रही थी। तो दौलत राम के संबंध में ये माना गया कि इनको जितना अंग्रेजों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उतना नुकसान इन्हें नाना साहेब पेशवा ने पहुंचाया। एक कुटिल खलनायक की संज्ञा नाना साहब पेशवा को इनके रेफरेंस में दे दी जाती है। तो अब ये जो दौलत राव थे, इनकी इतनी सारी पराजय होती गई, मॉरल भी इनका कहीं ना कहीं टूट गया, तो ये उतने ज्यादा समय तक बहुत अच्छे से शासन नहीं कर पाए। हाँ, ग्वालियर आ गए थे। ग्वालियर में इन्होंने लश्कर बनाना शुरू कर दिया था। लश्कर हम कहते हैं जब उन्होंने आर्मी की छावनियां बनानी शुरू कर दी। बहुत महान सेना इन्हें इनके पिताजी से मिली थी, तो उस सेना को एक कोर्ट यार्ड इन्होंने ग्वालियर में दिलवा दिया था। अब आती हैं इनकी धर्मपत्नी बैजाबाई। ये थी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए, बहुत अच्छी राजनेता कह लीजिए, बहुत अच्छी सेना नायक कह लीजिए। अब ये इनके जो बहुत अच्छे वाला टैग था ना, ये बहुत अच्छे ने इनके अंदर ला दिया ईगो। ईगो इन अ सेंस कि जब इनके पति की मृत्यु हुई तो उन्हें लगा कि अब शासन की बागडोर मेरे हाथ में आ जाएगी। इन दोनों का, मतलब दौलत राव का और बैजाबाई का जो पुत्र हुआ था माधवराव प्रथम, वो 1 साल में ही मर गया था, उसका देहावसान हो गया था। तो पुत्र था नहीं। फिर इन्होंने जो अडॉप्ट किया था, जो गोद लिया था, जो दत्तक पुत्र था इनका, जनकोजी राव द्वितीय, इन्हें लगा अभी वो छोटा है तो उसकी कार्यवाहक बन के मैं गद्दी पर रहूंगी। अब फिर वही बात आती है, सत्ता का सुख किसे ही बुरा लगता है, और एक बार अगर वो लग जाए तो लोगों को आदत पड़ जाती है। तो अपनी बैजाबाई को भी आदत पड़ गई। तो जनको जी की माँ के रूप में जब वो सिंहासन पर बैठी थी और सारा काम चला रही थी, तो उन्हें ये लगा ही नहीं कि उनका बेटा बड़ा भी होगा। हाँ, हमारे माँ बाप को भी नहीं लगता कि हम बड़े हो गए, पर हम बड़े होते हैं। तो जनकोजी राव जब बड़े हो रहे थे, मतलब बड़े हो गए थे, और उन्होंने शासन के कामों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, चीजों को समझना जानना शुरू किया, या अपने कुछ निर्णय खुद से लेना शुरू किए, तो बैजाबाई की ईगो को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। उस समय
मध्यस्थता करने आ गए फिर से अंग्रेज। अच्छा, मध्यस्थता करने वो आते नहीं थे, हम मतलब इंडियंस में ही था कि हमें कोई एक चौधरी चाहिए होता है जिसके पास हम चले जाएं, भाई ऐसा ऐसा है, अब तुम बता दो क्या करें। तो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मजे लेती है, बैजा भाई और जन को जीत देती है। दोनों पहुंच गए किसके पास? दोनों पहुंचते हैं विलियम पेंटिक के पास, ठीक है, 1832 में। तो विलियम वेंटिक दोनों पक्षों को सुनते हैं कि अरे मम्मी भी ऐसा चाहती हैं, बेटा ऐसा चाहता है। अब उन्हें लगा कि मम्मी ने इतने सालों तक शासन किया है और इनकी बहुत अच्छी सी परंपरा है, लेकिन एक महिला के अंडर रहना ये अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये उनकी ईगो पे बात आ जाती थी। लक्ष्मीबाई के रेफरेंस में भी ये एक पॉइंट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और वही पॉइंट यहाँ पे था। तो उन्होंने खुलेआम कह दिया कि नहीं, हम तो जनकोजी द्वितीय को ही सपोर्ट करेंगे। तो फिर बेचारी बैजाबाई क्या ही कर सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। तो वो ग्वालियर के पास एक कोठी बनवाई उन्होंने, बैजा ताल अभी उनके नाम से है, बैजा कोठी भी यहाँ पर है। तो वो थोड़ा सा बाहर रहती थी और यहाँ पे लूसेंस क्रिएट करवाती थी, दंगे भड़कवा दिए, आगजनी करवा दी, कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती थी ताकि ये सिद्ध हो सके कि जनकोजी द्वितीय प्रशासन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की उस समय ये एक नीति थी कि वो अक्षमता के आधार पर रियासतों को अपने अंडर ले लेते थे। तो बिल्ली खाए नहीं तो फैला तो अभी दे, अगर बैजाबाई शासक नहीं है तो जनकोजी भी नहीं रहना चाहिए, ब्रिटिशों के पास चला जाए ग्वालियर। लेकिन ब्रिटिश इस बात को समझ गए थे, इनफैक्ट जनकोजी भी इस बात को समझ गए थे। तो ब्रिटिश कुछ करें उससे पहले जनकोजी ने एक्शन लिया और अपने राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारे काम उन्होंने करना शुरू कर दिए। किलेबंदियां करने लगे, बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाने लगे, बैजाबाई से भी नेगोशिएशन करने की कोशिश की। बैजाबाई से नेगोशिएट करने में मुख्य भूमिका रही जनकोजी द्वितीय की पत्नी ताराबाई की। वो बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर लेती थी, ये उनकी एक क्वालिटी हमारे सामने निकल कर आती है। लेकिन ताराबाई और जनकोजी का रिलेशन भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुका। जनकोजी की मृत्यु बहुत शीघ्र हो गई, कुछ बीमार भी थे, कुछ मॉरली भी वो डाउन थे कि हाय मेरी माँ ही मेरे साथ ऐसा कर रही है। उनकी भी कोई संतान नहीं थी। अब कहानी फिर वही की वही आ गई जो जनकोजी के समय थी कि मम्मी अकेली हैं, एक दत्तक पुत्र उनके पास होना चाहिए और फिर वही संभालेंगी। इनका तो दत्तक पुत्र भी नहीं हो पाया था, दोनों म्यूचुअली कंसर्न कर ही नहीं पाए थे। और ये भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि अगर आपके पुत्र नहीं है तो अभी हम आपका राज हड़प लेंगे। तो क्या हुआ कि जब ये अपनी शैया पर पड़े हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट मरणासन्न थे जनकोजी द्वितीय, और इनकी पत्नी सोच रही थी कि अब क्या किया जाए, यानी ताराबाई का दिमाग चल रहा था क्या करें क्या ना करें। उस समय इनके एक सरदार थे आंग्रे। तो ये जिस रूम में ये लोग थे उस रूम के बाहर के अहाते में ये सारे मराठा सरदारों के बच्चे खेल रहे थे कंचे। तो आंग्रे सरदार बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक बच्चा है जिसके कंचों का निशाना ना एकदम सटीक बैठ रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है वो। तो ऐसे खेल खेल में उन्हें वो बच्चा पसंद आ गया। अब ये उस बच्चे को, यानी उस बच्चे का नाम था भागीरथ राव, उस बच्चे को उठा के गोद में और ले आते हैं, लाके जनकोजी द्वितीय और ताराबाई को दे देते हैं कि ये आपका दत्तक पुत्र है। उसी समय अंग्रेज आ रहे होते हैं, तो तब तक मतलब एंट्री ले रहे होते हैं रूम में, तो उनको ये सारी कहानी तो नहीं पता होती कि ये कैसे उठा लाए बच्चे को, कहाँ से लिया, पर उन्हें दिखता है कि हाँ ये इनका दत्तक पुत्र, एक बच्चा उनके साथ खेल रहा है। तो इस तरह से जनकोजी द्वितीय और ताराबाई को कंचे खेलते खेलते उनका दत्तक पुत्र मिल गया, जिसका नाम फिर उन्होंने जाके रखा जयाजी राव। ये जो छोटे से जयाजी राव अभी गोद में आए थे, इन्हीं जयाजी राव के माथे पे 1857 का कलंक मढ़ा जाता है। और अब उस विवाद को अगर हम एक तरफ छोड़ दें तो मेरे ख्याल से जयाजी राव के पास अपने आप में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ग्वालियर और सिंधियाओं के जितने निर्माण कार्य आज के समय में आपको दिखते हैं, जिनको हम आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, जिनको हम स्थापत्य कला में पढ़ते हैं, उन सब का निर्माण कार्य जयाजी राव ने करवाया था। उनके पीरियड में वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, और कहना चाहिए कि सिंधियाओं का वैभव का जो पीक टाइम था वो जयाजी राव का था। इनके पास बहुत सारी ट्रेजरी थी, मतलब इतना खजाना जिसे गंगाजली कहा जाता है, मतलब कोड वर्ड में गंगाजली है हमारे पास। लोगों को लगेगा पानी है, हम बता रहे हैं कि इतना पानी है जितना गंगा जी में पानी है। तो जयाजी राव की एक ट्रेजरी थी। मैं जब गूगल पे कुछ कुछ सर्च करती हूँ ना कई बार ग्वालियर के बारे में, तो मेरे को ऐसे ऐसे खौफनाक एपिसोड आओ दिखाएं आपको सिंधिया का खजाना करके, बड़े मजेदार वीडियो मिलते हैं। सब ये जयप्पा का किया धरा है, सॉरी जयाजी राव का किया धरा है।
तो वो गोद पर आते हैं जयाजी राव। 1857 का भी थोड़ी सी बात मैं कर ही लेती हूँ, मुझे सच्चाई नहीं पता, जो मैंने पढ़ा है मैं बस वो आपको बता रही हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि वो छोड़कर चले गए थे अपनी राजधानी। इसी छोड़ के चले जाने को पॉइंट बनाकर सिंधियाओं की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ऐसे पेश किया गया है कि जब रानी वहां से आ रही थी, अच्छा ये जो जयाजी राव थे इनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी नाना साहब से, तात्या टोपे से, और ये जितने क्रांतिकारी उस समय के थे, लेकिन ये डायरेक्ट क्या कहना चाहिए दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे अंग्रेजों से, ये इनडायरेक्ट रहना चाहते थे। तो इनके फ्रेंड्स थे सारे के सारे क्रांतिकारी, और नानाजी तात्या टोपे का एक स्टेटमेंट वो कोट करके लिखते हैं अपनी उस किताब में कि तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई को आश्वासन दिया था कि ग्वालियर की सेना हमारे साथ है। अब जब तात्या टोपे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो वो अपने मन से तो नहीं कह पा रहे होंगे, उनसे सेना के किसी बड़े अधिकारी ने या शासक ने उन्हें आश्वासन दिया होगा। तो ये एक उन्होंने एविडेंस के तौर पर कोट किया। दूसरा ये कि जब रानी यहाँ ग्वालियर में आ रही थी उस समय जयाजी राव चले गए थे भागकर आगरा। अब भागकर कहना सही होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर वो आगरा चले गए थे, और उनकी जो रानियां थी या जितनी भी वुमेन ऑफिसर्स थी उनको उन्होंने नरवर के किले में छुपवा दिया था। नरवर का जो फ्रेंड था उनका वो भी क्रांति में शामिल था। नरवर की रियासत का इतिहास बहुत अलग है और वो मतलब खूनी इतिहास ज्यादा है राजनीतिक इतिहास से। तो अपनी महिलाओं और अपने जो ऑफिसर्स थे उनके उनको उन्होंने नरवर के किले में भेज दिया और खुद चले गए थे आगरा में। लेकिन वो गए तो कुछ भी लेकर नहीं गए थे, ना लाव लश्कर लेकर गए थे, ना अपनी ट्रेजरी लेकर गए थे, ना किसी को कुछ आदेश वादेश देकर गए थे। मतलब एक तरह से उन्होंने सब खुला छोड़ दिया था कि ग्वालियर अब खुला पड़ा है, आप आओ, आपको जिस तरह से जो करना है आप वो करो। तो जो अमरचंद बांटिया जिसे कहा जाता है कि इनके खजाने को पूरा खोल दिया था उसने लक्ष्मीबाई के लिए, और मरते मर गया था, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि किसने मुझे ये आदेश दिया कि मैं इन्हें ये खजाना दे दूं। उसकी समाधि आज भी यहाँ ग्वालियर में बनी हुई है। तो ये सारे काम जो उन्होंने किए वो कहीं ना कहीं ऐसा शो करता है कि इनडायरेक्टली वो रिवॉल्यूशनरीज का सपोर्ट तो कर रहे थे मगर वो खुलकर नहीं कर रहे थे। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप उन परिस्थितियों को देखो जब जयाजी राव को लिया गया था, जब जयाजी राव शासन कर रहे थे। उनकी दादी, उनके दादा, उनके पापा, उनकी मम्मी और मराठों में आपस में, अंग्रेज और सिंधियाओं में, सब में घमासान मची हुई थी। मतलब सब एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठे थे। और खुद जयाजी राव भी उस समय कोई इतने खास बड़े नहीं थे, उनकी उम्र उतनी परिपक्व नहीं थी कि वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते, तो उन्हें जो बेस्ट वे लगा वो उन्होंने किया। इस तरह से 1857 के रिवॉल्ट में जयाजी का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, आप माने ना माने कोई अंदर नहीं पड़ता, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो है हमें वो मानना पड़ता है। तो इस तरह से जयाजी और 1857 की कहानी होती है खत्म। आगरा से वापस आए जब वो ग्वालियर में, तो ब्रिटिशर्स ने उनसे बोला कि ठीक है आप तो हमारे साथ थे ना, तो बोले हाँ देखो मैं तो था ही, मैंने किसी क्रांतिकारी का साथ कहाँ दिया। लेकिन फिर उन्होंने एक मजेदार चीज की, ग्वालियर से एक नकली तात्या टोपे को पकड़वा दिया, और वो 1 साल तक इस तरह से असली तात्या टोपे को छुपने का अवसर मिल गया। दूसरी बात। तीसरी बात जो मैं पहले थोड़ा सा जिक्र किया था कि उस समय 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स का एक कानून आया था कि जिन रियासतों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया है उनको तत्काल प्रभाव से या तो स्वयं कंपनी हत्या लेगी, मतलब उसके बाद ब्रिटिश क्राउन, या फिर जो उनके ऐसे विश्वास पात्र राजघराने हैं उनको दे दिया जाएगा। तो सिंधिया के पास भी वो फरमान आया कि आप अपने आसपास के ये जितने थे नरवर, चंदेरी एंड ऑल, इन सबको हत्या लो। तो ऐसे होते होते मंदसौर, गुना, ग्वालियर, उज्जैन तो था ही, ये सारी चीज़ें इनके अंडर आ गई। लेकिन जयाजी राव ने क्या किया कि उस फरमान को मानते हुए इनको अपने अंडर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद उन शासकों को उनकी रियासतें लौटा दी। तो सहृदय सम्राट कह लीजिए या जो आपको उपनाम देना हो, संज्ञा देनी हो, आप दे सकते हैं। तो ये जयाजी की बात हुई। अब जयाजी की गंगा जली तो वो खजाना ऐसे छुपा देते थे, मतलब छुपा क्या देते थे, जो ग्वालियर का किला है ऐसा बोलते हैं सारे लोग कि वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। अब उस जमीन के नीचे कोई जा नहीं पाया, पर सिंधियास का एक पैटर्न था कि हर शासक को केवल पता होता था कि वो खजाना क्या है, और एक शासक दूसरे शासक को बता के जाता था, उसके अलावा किसी तीसरे को ये चीज पता ही नहीं होती थी। लेकिन अपने जयाजी के संग ये अनफॉर्चुनेट चीज रही कि वो अपने बेटे माधवराव द्वितीय यानी अपने माधव महाराज को कुछ भी बता के नहीं जा पाए।
तो माधव महाराज को उस खजाने के बारे में कुछ पता नहीं था। खैर, जयाजी के बाद अब आ जाते हैं अपने माधव महाराज। तो जो माधव महाराज थे, यानी माधवराव सिंधिया द्वितीय, वो विजनरी लीडर थे। मतलब विजनरी कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से उनकी सोच आधुनिकता को छलकाती थी। जब लोग अपनी अपनी रियासतें बचाने में लगे थे ना, उस समय ये अपने यहाँ औद्योगिकरण करवाने में लगे थे। और मजे की बात पता है क्या, खजाने से तो इनको चिड़ी हो गई थी। मतलब ही वाज लाइक कि पापा मेरे को तो बता के गए नहीं है, अब देखो ऐसा है, मुझे पता चले नहीं चले, मैं ये ढिंडोरा समय पीट के जाऊंगा कि हम पे बहुत सारा खजाना है और वो किसी को पता नहीं है। तो इन्होंने यही टेक्निक फॉलो की। मतलब माधवराव ने यही चीज शुरू की थी कि हमारी जो वेल्थ है वो हम कहीं भी छुपा के नहीं रखेंगे। हुआ ये कि माधवराव को लोग बड़े परेशान करते थे, बड़े मजे लेते थे इनके कि अरे तुम्हें तुम्हारी ट्रेजरी के बारे में नहीं पता, चलो हम बताएंगे। कभी एक सन्यासी आ जाते थे, कभी कोई और आ जाते थे कि हम तुम्हें बताएंगे। एक कहानी भी है उनकी कि कोई सन्यासी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा खजाने के पास ले जाऊंगा, दिखाऊंगा। तो वो चले गए। कंडीशन थी कि आंखों पे पट्टी बांध के जाना है, हथियार नहीं होने चाहिए आपके पास में। इन्हें कह दिया हाँ ठीक है, ऑल एग्री, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले पढ़े नहीं और हाँ कर दी। तो अब ये पहुंचे जैसे जैसे नीचे, तो इनको ऐसे फील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा नीचे आ गया हूँ किले में। फिर इनको ऐसा लगा कि इनके पीछे से कोई निकल गया। फिर इनको पैरों की आहट भी सुनाई दे गई। तो राजदंड जो इनके कमर में हमेशा लगा रहता था, उस राजदंड को इन्होंने निकाला, उस परछाई पर उन्होंने वार किया और उसके बाद ये बंद आंखें, मतलब एकदम बेतहाशा करके बाहर निकल आए भाग के। फिर इन्हें पता चला कि यार मैं अपनी परछाई से डर गया था, वो मेरे ही कदमों की आहट थी जिसने मेरे को डराया था, और उस राजदंड से मैंने उसी बेचारे स्वामी को मार डाला है जो मेरे को खजाने के पास ले जा रहा था। खैर, एक दो कहानियां और आती हैं कि ऐसे किसी खेल खेल में खंबा खिसक गया, फिर वो ट्रेजरी का खजाना का दरवाजा खुल गया और इन्हें सब मिल गया। तो इनके पास बहुत सारे जो पैसे आए, जो बहुत सारा खजाना इन्हें मिला, जितना ये ढूंढ पाए, उस खजाने को इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ से आना दिखना शुरू हो जाएगा कि अभी तक के जो राजा थे वो भोगवादी थे। मतलब वो अपने सारे के सारे खजाने का या वो अपने सारे वैभव का उपयोग या तो प्रदर्शन के लिए करते थे या खुद की विलासिता के लिए किया करते थे। अभी तक केवल जयाजी राव के अलावा किसी को इतना टाइम भी नहीं मिला था कि वो कुछ और कर सके। तो जयाजी राव ने अपने निर्माण कार्य करवा लिए। अब ये निर्माण कार्य से आगे बढ़ते हैं कि देखो सुंदर सुंदर शहर हमने बसा लिए, अब क्या करें इस पैसे का। तो माधवराव ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उस समय जितने उद्योग लग रहे थे, बिरला का उद्योग हो, टाटा स्टील का प्लांट हो, बॉम्बे में इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो, हर जगह सिंधिया ने अपनी पूंजी लगाई और हर जगह उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया। उनकी खुद के जो ये इलाके थे, ग्वालियर, गुना और उज्जैन वाले, वहां पे उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज डालना शुरू की। रेलवे को वही लेकर आए जो नैरोगेज आज भी चलती है। मतलब वो ऐसे बहुत फेमस है कि इंडिया में सड़कों पे चलती है रेलगाड़ी, वो ग्वालियर की नैरोगेज। एक्चुअली सिर्फ ग्वालियर की नहीं थी, उस समय उन्होंने 3 रेलवे शुरू करवाई थी, श्योपुर की, शिवपुरी की और भिंड की। और इन तीनों का उद्घाटन करने 1899 में आए थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने ग्वालियर की तीनों रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया। ये तीनों चीजें बनवाई अपने माधवराव ने। नगर पालिका की भी शुरुआत माधव महाराज ने शुरू की। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को धीरे धीरे प्रमोट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। माधव महाराज का जो पीरियड है, मतलब अगर आप राजतंत्र की बात करते हो और राजतंत्र में जब लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हो, तो बहुत चुनिंदा राजघराने और बहुत चुनिंदा राजघरानों के भी इक्का दुक्का शासक आपको मिलते हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो माधव महाराज उनमें से एक थे। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सब किए। सिर्फ ऐसे वाले निर्माण तो जयाजी करवा के चले गए थे, वैभव संपन्न वाले। मतलब जो जयविलास पैलेस भी उन्होंने बनवाया था, वो उस समय किंग एडवर्ड ग्वालियर में आने वाले थे। मतलब किंग एडवर्ड इंडिया में आने वाले थे, ग्वालियर में उनके रुकने के लिए बनवाया। तो वो सारी इमारतें जो बनवाई गई थी वो कहीं ना कहीं अपने प्रभुत्व के लिए। और माधवराव ने जो चीजें बनवानी शुरू की, वो कुएं, बावड़ी, मंदिर, विश्राम गृह, मतलब ऐसी सारी चीजें जो जनता के काम आ सकें, जनता के यूज में आ सकें। तो इसलिए आम जनता में माधव महाराज इतने लोकप्रिय हो गए, मतलब जिसे जनप्रिय नेता कहते हैं, जनता का राजा है। तो माधव महाराज की वो स्थिति हो गई थी। वो सड़कों पे निकलते थे तो लोग ऐसे झांकते हुए आ जाते थे। ऐसे कुछ कुछ फोटोज आपको कई किताबों में देखने को मिलेंगे।
और इतनी इतनी स्वामी भक्ति थी लोगों के अंदर कि यदि कभी कहीं कोई हाथी या घोड़ा कहीं अटक जाता था रास्ते में, तो लोग उसकी जगह खुद उनके रथों को जोतने के लिए जुड़ जाते थे। नगर पालिकाओं की स्थापना, रेलवे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने यहाँ पे उद्योग, पॉटरी के कारखाने, कपड़ा मिल, बिस्किटों का उद्योग, ये सारी फैक्ट्रीज जो लगी हैं वो सब माधव महाराज के कारण है। तो उस ट्रेजरी का उन्होंने इस तरह से उपयोग करना शुरू कर दिया। अच्छा, माधव महाराज को ऐसी कोई खासी परेशानी अंग्रेजों की तरफ से उस समय देखने को नहीं मिली कि आपको कहीं पर मतलब वो करना पड़ा हो, सेना को ले जाना पड़ा हो, मार्च करने पड़े हो, या कोई डिप्लोमेसी खेलनी पड़ी हो। तो ये जो बाद के कुछ शासक हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू में अपनी स्वामी भक्ति कह लीजिए, या स्वामी भक्ति ना कहें तो ये कह लें कि हमने अपनी तटस्थता प्रमाणित कर दी थी कि अगर हम आपके साथ नहीं है तो हम आपके खिलाफ भी नहीं है, हमारी तरफ से आप सुरक्षित हो। तो अंग्रेजों ने भी इन्हें ये आश्वासन दे दिया था कि भाई हमारी तरफ से भी आप सुरक्षित हो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो डू नॉट डिस्टर्ब की पॉलिसी थी। तो इन शासकों के पास अपनी प्रजा, अपनी टेरिटरी और अपने आप की उन्नति के भरपूर अवसर थे। अब माधव महाराज, ये जो टू थे, माधव राव, उनकी वो दो पत्नी थी जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक गजरा राजे, एक चिंकू राजे। चिंकू राजे की कहानी भी मैंने आपको बताई थी। तो चिंकू राजे की एक बहुत खास बात थी कि माधव महाराज इतने विजनरी थे, मतलब वो बहुत सारे डायमेंशन में सोचते थे। और जो चिंकू राजे थी वो पॉलिटिकल डिप्लोमेट बहुत अच्छी थी, उन्हें राजकाज का बहुत अच्छे से ज्ञान था। उन्हें भले ही ये बहुत सारी उद्योग और कहाँ से कैसे बिजनेस करना है, किससे रिश्ते बनाने हैं, नहीं वो पता हो या नहीं, राज दरबार की चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। चिंकू राजे ने एक अलग से रानी दरबार इस्टेब्लिश कर रखा था। मतलब जैसे जैसे पूरी व्यवस्था मंत्री तंत्री माधवराव के थे, वैसे ही पूरी की पूरी व्यवस्था सेम टू सेम, जैसे आजकल की कई देशों में कॉन्सेप्ट है शैडो गवर्नमेंट का, वो शैडो गवर्नमेंट होती है विपक्ष के द्वारा। यहाँ विपक्ष नहीं थे, दोनों पति पत्नी मिलकर करते थे। तो चिंकू राजे का एक रानी दरबार था, कोई भी फैसले जो होते थे वो रानी दरबार और माधवराव के दरबार दोनों के मिलकर हुआ करते थे। मगर अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, चिंकू राजे और माधवराव के कोई संतान नहीं थी, तो संतान के लिए फिर दूसरी शादी करने की सोची गई। तो दूसरी शादी गजरा राजे से की गई। गजरा राजे से संतान हुई, मगर वो कन्या हो गई, कमला राजा हो गई। तो कमला राजे मतलब हालांकि वो बहुत समझदार महिलाओं में गिनी जाती हैं। उनकी भी कहानी मैंने शॉर्ट में आपको ब्रीफ की थी कि अकलकोट के राजा के साथ उनकी शादी हुई थी। शादी के 8 दिन बाद उनका देहावसान हो गया था। तो वो जो सारी चीज़ें वापस करके गए थे अपने दहेज वाली, उनसे उनसे क्या हुआ कि आज के समय का जो एमपी का लार्जेस्ट गर्ल्स कॉलेज है, केआरजी कॉलेज कमला राजा, वो बन गया उन्हीं के नाम पर। तो दूसरी शादी जो गजरा राजे से की उससे हुई कमला राजे। पुत्र तो अभी भी नहीं था, तो समस्या फिर वहीं की वहीं। और समस्या का एक ही समाधान होता है कि चलो अब गोद ले लेते हैं। तो दत्तक पुत्र फिर से आए, और वो दत्तक पुत्र आए, चिंकू राजे ने लिए और माधवराव ने लिए। यानी माधवराव की पहली पत्नी चिंकू राजे से गोद आए हुए जीवाजी राव, ठीक, और माधवराव की दूसरी पत्नी यानी कि गजरा राजे से पैदा हुई कमला राजे, दो। तो माधवराव के दो संतान हुई, कमला राजे और जीवाजी राव। अब ये जो जीवाजी राव हैं, इन्हीं भाई साहब ने भारत को स्वतंत्र होते हुए अपनी आंखों से देखा। इन्हीं ने ग्वालियर को मध्य भारत प्रांत में जोड़ा। और इतने दिलेर इंसान थे ना, मतलब इतने दिलेर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये अपनी संसद का, जब रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था तो भारत के पास 500 से ज़्यादा रियासतें थी डेफिनेटली, और सबका मिला जुला के कुल 74 करोड़ रुपए भारत के खजाने में आ पाया था। उस 74 करोड़ रुपए में से 54 करोड़ सिर्फ अकेले सिंधियाओं ने दिए थे। सिंधियाओं ने यानी अपने जीवाजी राव ने। तो जो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हो रहा था 1947 में, उस समय जीवाजी राव ने अपने खजाने में से 54 करोड़ रुपए भारत को दे दिए थे। प्रिवी पर्स को लेकर लड़ाई हो रही थी एक्चुअली में संसद में, जिस सरदार पटेल के भाषण का मैं उल्लेख कर रही हूँ कि प्रिवी पर्स किसको मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए। तो सरदार पटेल ने उसके जवाब में ये बोला था कि आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो ना, उसमें 54 तो इन्हीं ने दिया है, इनके ब्याज से ही सबको आपको वो प्रिवी पर्स मिलती रहेंगी। तो सबको ऐसे शेम 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 वाला फील हुआ कि देखो हम रखे रहे, इन्होंने दे दिया। तो जीवाजी राव सिंधिया जो थे, उन्होंने ग्वालियर को मध्य भारत प्रांत में सम्मिलित करवाया। ये मध्य भारत प्रांत के पहले राज्य प्रमुख बने थे।
और क्योंकि ये राज्य प्रमुख थे, इनकी राजधानी और इनका कार्यक्षेत्र ग्वालियर था, तो ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य भारत प्रांत था, तो उसकी जो संसद, उसकी जो विधानसभा लगा करती थी, वो यहीं ग्वालियर में लगा करती थी। मोती महल आज भी पूरा वैसा ही बना हुआ है, और वहाँ पे लोग उस समय के फोटोज देखते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री बैठते थे, यहाँ ये। तो शिवाजी राव हमारे मध्य भारत प्रांत के पहले राज्य प्रमुख बने। उस समय यहाँ की जो विधानसभा लगती थी वो यहाँ ग्वालियर में लगने लगी। और फिर जब देश स्वतंत्र हो गया तो फिर राजनीति शुरू हो गई। और ये जो हमारे शिवाजी राव थे, वो क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने ये सारी चीज़ें, अपना खजाना और डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और उस समय कांग्रेस एकमात्र बड़ी पार्टी थी, तो उसमें जुड़े, मगर कहीं ना कहीं इनका झुकाव हिंदुत्व की राजनीति और जो उस समय की हिंदू महासभा हुआ करती थी उसमें था। मतलब कई बार कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, मतलब ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है, स्टोरीज हैं, कि गोडसे को जो बंदूक मिली थी वो इन्होंने किसी किताब में छुपा के भिजवाई थी, और ऐसी कई कहानियां आपको मिलती हैं। कुल मिला के ये एक पैराडॉक्स है कि आप उस समय की राजनीति में जो प्रधान थी कांग्रेस, आप उसके साथ थे, मगर आपकी जो विचारधारा थी और आपके जो इलाके थे वहां पे आप दूसरी विचारधारा को संपोषित कर रहे थे। बहरहाल शिवाजी राव ने ये राजनीति थोड़ी थोड़ी सी शुरू की, और उनकी जो पत्नी थी राजमाता विजया राजे सिंधिया, इन दोनों की शादी के भी बहुत सारे किस्से हैं। वो जो किताब मैं आपको बता रही थी राजपथ से लोकपथ पर, उस पर जो एक मूवी आई है एक थी रानी ऐसे भी, उसमें ये सब खूब घरेलू किस्से बढ़िया अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया भी पहले कांग्रेस से उन्होंने लड़ाई मतलब राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद फिर वो जनसंघ में आई, जनसंघ के बाद फिर वो जब बीजेपी का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ तो फिर वो बीजेपी की आ गई, और फिर होते होते ये हो गया कि वो पितृ पुरुष के रूप में स्थापित हो गई। पितृ पुरुष आप उस व्यक्ति को कहते हो जो रीढ़ की हड्डी हो, कहना चाहिए, मतलब आपका हर तरह से संपोषण जो करता हो, वित्त से भी, बुद्धि से भी, तत्व से भी, आपको कहीं भी कुछ लगे तो वो संभाल लेगा। तो जनसंघ और बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बन गई राजमाता विजया राजे सिंधिया। उसके बाद राजमाता और शिवाजी राव का असली वाला पुत्र बिना दत्तक के वो आते हैं माधवराव तृतीय। माधवराव तृतीय रहे घोर कांग्रेसी शुरू से ही, क्योंकि उनका और राजीव गांधी का बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप थी, मतलब बहुत अच्छा दोस्ताना हुआ करता था। तो ऐसे बीजेपी कांग्रेस होते 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 स्वतंत्र भारत में आज की बीजेपी कांग्रेस आपके सामने है। एक साल पहले का जो था वो भी आपके सामने है ही। मुझे नहीं लगता कि राजनीति पे हमें बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने हैं, माधवराव तृतीय के पुत्र, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र भी हैं महाआर्यमन सिंधिया, वो भी दत्तक नहीं है, वो भी क्षेत्रज पुत्र ही हैं। तो राजनीति कहाँ जाएगी वो तो हमें नहीं पता, मगर सिंधिया की ये कहानी, ये जो पूरी जर्नी थी, वो राणू जी से शुरू होके महादजी पे आके पीक पर पहुंचती है। महादजी के बाद जया जी, और जो कहना चाहिए कि सिंधिया को सिंधिया बनाने वाले थे, उन तक आते आते 1857 और 1947 में खत्म हो जाती है। 1947 के बाद आप एक राजवंश के तौर पे नहीं, आप एक राजनेता के तौर पे भारत की जनता के सामने आते हो। हाँ, ये बात अलग है कि जनता को राजा मानने की आदत है, तो हम फल फूलों में भी राजा मान लेते हैं। फलों का राजा आम है, सब्जियों का राजा आलू है। तो ये कुछ चीजें इंडियन लोगों की खून में ही शामिल है। बहरहाल ये सिंधियाओं की कहानी थी। अगर आप चाहें कि इसमें कुछ सन या कुछ संधियों के नाम मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं तो वो मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने लिख के रखे हैं। और कोई डाउट हो आपका तो आप पूछ लीजिए। मुझे बहुत कम कमेंट्स दिख रहे हैं। अगर कुछ सही टाइम टेबल बन रहा क्या करें? अच्छा, सही टाइम टेबल नहीं बन रहा। मैं एक बार क्रोनोलॉजी आपको एक बार और रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि कहानी मैं ऑलमोस्ट सुना चुकी हूँ कि किसके काल में क्या हुआ था। तो अगर आप एक बार सन देख लेंगे तो शायद वो अच्छे से रिपीट होगी। राणू जी, जिन्होंने साउथ से क्रॉस करके उत्तर में आने शुरू हुए थे, वो 1731 से 1745 के बीच थे। उन्होंने वो उज्जैन में एस्टैब्लिशमेंट किया, महाकालेश्वर का पुनर्निर्माण करवाया।
और बहुत अच्छे रणबांकुरे थे। बालाजी विश्वनाथ के दाएं हाथ थे। ये रणकोजी की बात हुई 1731 से 1745। फिर इनके जो सबसे बड़े बेटे थे जयप्पा, 1745 से 1755 तक वो आते हैं। और जयप्पा ने बहुत सारा साम्राज्य अपना विस्तार कर लिया था, और रोहेलों को जब ये रोक रहे थे तब इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर इनके जो भाई आते हैं दयत्ता जी, वो यूपी और बिहार को संभाल रहे होते हैं, लेकिन इनकी डेथ के बाद वो यहाँ पर आ जाते हैं। मैं बस एक ब्रीफ टाइमलाइन आपको रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद हम बाय बाय करेंगे। अच्छा, बाय बाय का एक बड़ा अच्छा सा कोट है बहादुर शाह जफर का, क्योंकि 1857 के टाइम पे सब दुखी थे तो वो भी दुखी थे, तो वहां से मैं आपको एक एंड करेंगे अपन। जयप्पा के पुत्र हुए फिर जनकोजी 1755 से 1761 तक। उसके बाद आते हैं महादजी, यानी 1768 से 1794 तक। महादजी ने सारा सब कुछ स्टैब्लिश किया, द फाइनेस्ट किंग फॉर एवर, और बहुत शक्तिशाली शाह आलम की, जिसे शाह आलम को जिनकी कठपुतली कहा जाता है, आली जहां और वजीर आजम ये वाली उपाधियां महादजी को मिली हुई थी। फिर इनके पुत्र आते हैं दौलत राव 1794 से 1827 के बीच में, जो वो थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सुरजी अर्जन की संधि और ग्वालियर की संधि, जिसके कारण फिर ब्रिटिशों को बहुत सारा क्षेत्र मिल गया था, तो वो दौलत राव थे। साथ ही वो भी दौलत राव ही थे जिन्होंने उज्जैन से ग्वालियर 1811 में अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था। दौलत राव के बाद आते हैं जनकोजी द्वितीय, जो इनके दत्तक पुत्र थे। जनकोजी द्वितीय की पत्नी का किस्सा मैंने आपको बताई था, बैजाबाई का। फिर उनके भी दत्तक पुत्र आए जयाजी राव। जयाजी राव की पत्नी का भी इन्फ्लुएंस रहा, ताराबाई। और फिर उनके जो पुत्र थे माधव महाराज, यानी माधव राव द्वितीय, वो और उनकी फिर दो पत्नियां चिंकू राजे और गजरा राजे। तो माधव राव का कालखंड था 1886 से 1925 तक। उसके बाद आते हैं जिवाजी राव, यानी चिंकू राजे और माधव राव के पुत्र। जिवाजी राव का कालखंड है 1925 से 1961 तक, 1961 तक। जिवाजी राव यानी वही 1947 वाले जिन्होंने साइन किया था, जो पहले प्रांत अध्यक्ष बने थे, जिन्होंने 54 करोड़ रुपए दिए थे। फिर जिवाजी राव के बाद आ जाते हैं माधवराव द्वितीय, यानी 1961 से 2001 तक। इन्हीं की पत्नी थी राजमाता विजयाराजे सिंधिया। उसके बाद आधुनिक काल शुरू हो जाता है, और उसके बाद ज्योतिरादित्य, फिर महाआर्यमन, और ये कहानी खत्म हो जाती है। अब जो 1857 की लड़ाई की बात थी, यानी जिस समय जयाजी थे हमारे विचारे से, उसी समय दो ही बेचारे लोग थे 1857 की क्रांति के समय, एक तो ये जयाजी और दूसरे बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर तो क्योंकि लिख लेते थे, तो उन्होंने अपनी दास्तान लिखी थी। जो जयाजी थे वो अपने अंतिम समय में उस बहादुर शाह की उन्हीं पंक्तियों को बोलते बोलते गए थे, मतलब मरे थे। तो वही पंक्तियां हम अपनी इस लाइफ को खत्म करते में बोल लेते हैं, है ना। थोड़ा सा दर्द भी महसूस होना चाहिए उस समय का, जब ये सारे के सारे राजवंश, सारे के सारे घराने, सारे के सारे हिंदुस्तानी अपनी अपनी सत्ता को बचाने में लगे हुए थे, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने देश को बचाने में लगे हुए थे। देश जैसी कल्पना आप माने या ना माने, कम से कम अपनी भूमि अपने पास रहे, अंग्रेजों के पास ना रहे, इसमें लगे थे। तो बहादुर शाह जफर की लाइन है, जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर शमा के रोते इस अंजुमन से चले। न बागवां ने इजाजत दी सैर करने की, खुशी से आए थे रोते हुए चमन से चले। तो हम तो बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ काम का मिला होगा इसमें से। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव के बाद भी मैं कोशिश करूंगी कि उसे एड्रेस कर सकूं। और कुछ कहानियां थी, उन्हें आप सच ना माने, मैंने आपको वो भी मेंशन कर दिया था कि ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। तो इस बात के साथ अभी चलते हैं। नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम्स के लिए।